हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ठीक है, आज के इस सेशन में मैथ्स का आपको एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 की हार्डेस्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल्ड तरीके से हम क्वेश्चंस को देखेंगे और डायरेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो मैथ्स का डर है आपके माइंड से थोड़ा निकल जाए। इस शिफ्ट में लोगों का एवरेज स्कोर आया था 29.5 आउट ऑफ 50 मैथ्स के अंदर, और 18 सितंबर की शिफ्ट 3 है ये। बाकी सारी की सारी शिफ्ट टोटल आपको 36 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था। मैंने हार्डनेस के बेसिस पे यहाँ पे अरेंज कर दिए, जो आरबी का सर्वे हुआ था जिसमें 70,000 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बेसिस पे ये डेटा है। आप देख सकते हैं, अगर आपको हार्ड शिफ्ट पहले सोल्व करनी है तो ये शिफ्ट आप पहले सोल्व कर सकते हैं। बाकी इजियर शिफ्ट जैसे 18 सितंबर की शिफ्ट, 23 सितंबर की शिफ्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आरबी की वेबसाइट पर सारे पेपर्स आप टेस्ट फॉर्म में दे सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी आरबी के चैनल पे, टेस्ट मॉक फॉर्म में ही। और इस वीडियो के बाद मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जैसे परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस वो भी टाइप वाइज अरेंज करते हुए, फिर रेशियो, इस तरीके से सारे चैप्टर्स के मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें हो सकता है मैं एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स पहले आपको कराऊं। तो वो सीरीज जल्दी स्टार्ट होगी, जैसे सीजीएल 2023 के कराए थे 2024 के भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी आज आखिरी दिन है, अगर आपको आरबी का कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप दिवाली 15 कोड यूज करेंगे, सभी चीजों पे आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। और कल से 4 नवंबर से जो लोग सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए नया टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ऑफिसर बैच जो हमारा, जिसमें सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस और टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहती हैं, उसके अंदर से डेली बेसिस पर टारगेट्स दिए जाएंगे, जिससे कि आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिक्वेंशियली प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपकी पढ़ाई में बनी रहे। कुछ बच्चों को ये लगता है कि वो दिन में 3 से 4 घंटे रैंडमली पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। अगर आप पूरे सिलेबस को बाइफरकेट करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे पूरे सिलेबस को, और मंथली, वीकली इस तरीके से टारगेट्स बनाएंगे, तो आप इस चीज को देख पाएंगे कि अगर आप बिगिनर हैं और सारी चीजें आपको कवर करनी है तो 8 महीने बड़े आसानी से लग जाएंगे आपको, जब दिन में आप 7 से 8 घंटे डेली पढ़ेंगे मिनिमम। ठीक है, बाकी आपके आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको एक एक चीज समझते हुए अगर करना है, डिटेल में सारी चीजें कवर करते हुए चलना है, तो इट विल टेक टाइम। तो कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है, वरना आपका साल भर यूं ही बर्बाद हो सकता है। ठीक है, बाकी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका किस तरीके से रहता है, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चलो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। 25 क्वेश्चन से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 सर्कल दे रखे हैं, क्या? इक्वल सर्कल। देखो, सर्कल अगर इक्वल है इसका मतलब ये है कि उनका रेडियस क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया, क्योंकि सर्कल में सिर्फ एक ही मेन प्रॉपर्टी होती है, दैट इज रेडियस। उससे सब कुछ पता चलता है, और कुछ तो उसकी डायमेंशन हमें नहीं दिखती है। हम कहते हैं सेंटर से लेके जो सर्कमफ्रेंस तक की दूरी जाती है, इसे हम बोलते हैं रेडियस। अब इसे पूरा खींच दो तो ये डायमीटर बन गया। सारी चीजें रेडियस के ऊपर ही डिपेंड होती हैं सर्कल की। तो अगर 2 सर्कल इक्वल है तो इसका मतलब उनका रेडियस बराबर है। कहते हैं ये एक दूसरे के सेंटर से पास होते हुए जाते हैं। तो पहले सर्कल का मान लो सेंटर ये है C1, इसे बनाया तो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होता जाएगा, तो इसे मैंने कह दिया C2। तो कुछ इस तरीके की मेरी फिगर बन गई है। दोनों का रेडियस हमें दे रखा है 13। कहता है कि लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, जी कॉमन कोड की लंबाई बतानी। कॉमन कोड कौन सी होगी? अब देखो, यहां से लेके अगर यहां तक मिला दूं तो ये कहलाएगी मेरी कॉमन कोड। अगर मैं इसे नाम देना चाहूं तो आप इसे नाम दे सकते हैं AP। बहुत सारे बच्चों ने तो क्वेश्चन इतना देखते डायरेक्टली आंसर मार्क कर दिया होगा कि भैया रेडियस 13 है तो कॉमन कोड की लेंथ इस केस में हो जाएगी 13√3। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, बाकी जिन लोगों को नहीं पता वो बेसिक से करेंगे, वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आप कहेंगे सर यहां से ही अगर मैं ये मिला दूं तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ये चारों चीजें क्या है? मेरी रेडियस है। तो ये क्या बन गया मेरे पास? आप चाहें तो इसे कह सकते हैं रोम्बस बन गया मेरे पास। अगर आप इसे यहां से ये मिला दें तो मेरे पास ये भी रेडियस है। आपको रोम्बस को लेके चलोगे तो आप कहोगे सर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इस तरीके से भी देखा जा सकता है ना? तो रोम्बस की प्रॉपर्टी लगा के भी कर लोगे। आप कहोगे सर यहां से लेके यहां तक रेडियस है तो ये r/2 है। इस ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी, और इसी का डबल क्या हो जाएगा? AB, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को देखने का? आप कहेंगे सर इसके एंगल्स निकाल लेते हैं। अगर मुझे एंगल्स निकालने हैं तो आप कहो सर देखो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, मेरे पास क्या है? ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मेरे पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी कोण कितने के होते हैं? 60 60 60। ऐसे अगर मैं इधर देखूं नीचे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा ये,
तो मेरे पास ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारे पास ये दिख रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं, मैंने क्या ड्रॉ किया है, मैंने ड्रॉ किया है ए सी और यहाँ पे बी। ये एंगल तो 60 + 60 120 डिग्री हो गया। ये मेरे पास आर है, ये आर है। जब एंगल मेरे पास 120 डिग्री आ जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये वाली साइड क्या हो जाती है, रेडियस √3 हो जाती है। ये हमने पढ़ी है। आप कोसाइन रूल लगा के भी लगा सकते हैं जो हम पढ़ते हैं, वरना डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। अगर ये वाला एंगल मेरे पास क्या होता, 90 डिग्री होता, तो सामने वाली साइड क्या हो जाती है, r√2 हो जाती। और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है तो ये सामने वाली साइड मेरी r के बराबर ही होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ये तीनों केसेस हमें याद होते हैं, तो डायरेक्टली हम करेंगे यहाँ पे कि भैया ये r है, ये 120 डिग्री है, तो मेरे पास जो कोड की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, r√3 मतलब 13√3। क्लियर है सभी लोगों को? चले आगे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 5 कंपनियां ए बी सी डी एंड ई, उनके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं, मेल की परसेंटेज दे रखी है और फीमेल्स की परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, आगे हमें क्या दे रखा है, आप बता दो कि नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनीज ए सी एंड ई पुट टुगेदर। अगर कंपनीज ए सी और ई की फीमेल्स टोटल बता दो कितनी होंगी। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं रेड यूज करूं, 600, इसमें कितने परसेंट फीमेल है, 25%। 25% क्या होता है, 1/4। तो 25% ऑफ 600 कितना हो जाएगा, 600 का 1/4 दैट इज 150। फिर मेरे पास यहाँ पे 30% ऑफ 700, 3 × 7 कितना हो गया, 21। परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएंगे, लेकिन 1 जीरो ये रह जाएगी, तो 210। फिर मेरे पास 850 का 40% परसेंट है, तो परसेंट मतलब 1/100, तो 1 जीरो ये हट गई, 1 जीरो ये हट गई। 4 से 85 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 5 जो 20, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 32 और 2 34, यही आएगा। सम कर लो, यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू बनेगी, 340, 210, 550, 600, 700, 700 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे। कम से कम पेन चलाना आपको एग्जाम में। हमें बताना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर्स क्या होगा। एवरेज क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, ये होता है मेरे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये पुट कर देंगे तो 125 + 1 126 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया, 63। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है अगर एक कोड को एक्सटेंड कर दे इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स, तो कोड क्या बनेगी। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मेरे पास सर्कल है, कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे उसे हम कहते हैं कोड। ये हो गई मेरे पास कोड। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं इसे ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या बनेगी, इस इनफाइनाइटली अगर हम एक्सटेंड करते रहें तो हम किसे क्या बना देते हैं, एक लाइन ऐसी चीज होती है जो इनफाइनाइटली चलती है। ठीक है, जनरली हम कहते तो हैं कि चलो कोड एक लाइन है, कोड एक्चुअली में लाइन नहीं होती, ये क्या होती है, ये लाइन सेगमेंट होती है। क्या होती है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एक एंडिंग पॉइंट भी हो। जब हम लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास, अगर हमने ये लाइन ड्रॉ करी तो ये बन गई मेरे पास एक लाइन इनफाइनाइटली अगर एक्सटेंड कर दूं, और वो लाइन जो एक सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती हुई जाए, ये मेरी क्या कहलाती है, ये मेरी लाइन, ये मेरी इस लाइन को हम बोलते हैं सेकंड। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले आगे। बाकी टेंजेंट कौन सी लाइन होती है, ये वो होती है जो सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती हुई जाए, और अगर सेंटर से इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये कहलाती है मेरी टेंजेंट, स्पर्श रेखा हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड छेदक रेखा, तो ये तो आपको दिख ही रहा है। परपेंडिकुलर, तो क्या होता है, कोई भी लाइन के ऊपर एक अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है। फिर डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होती भी जाए और सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, ये हमारा डायमीटर कहलाता है। चलते हैं आगे। अगला सवाल, हमें इसे सोल्व करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं अगर a + b मेरा 90 डिग्री हो जाए तो sin² a + sin² b ये 1 के बराबर होता है।
सिमिलरली कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये भी 1 के बराबर हो जाता है अगर a प्लस बी 90 है। क्यों होता है? क्योंकि एंगल बी अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, और अगर मैं साइन बी निकालूंगा तो साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कोस ए, ये प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से यहाँ पे कोस बी क्या हो जाएगा साइन ए, और हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, एंगल कुछ भी हो ये दोनों सेम होने चाहिए एंगल, ये 1 के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, जब भी आपको सम 90 मिल जाए ना किसी भी क्वेश्चन में, तो समझ जाना कहीं ना कहीं ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज लग रही होंगी। 9 को अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है साइन स्क्वायर 26 और यहाँ 64, 26 प्लस 64 90, साइन साइन है तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस 36, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे 32 माइनस 7 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये कोस स्क्वायर 32 प्लस कोस स्क्वायर 58, कोस स्क्वायर 32 प्लस कोस स्क्वायर 58। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 32 प्लस 58 फिर 90 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 1 आ जाएगा। तो 9 प्लस 36 45 आ गया रूट में, और यहाँ पे मेरे पास 25 आ गया। अगर आप यहाँ पे इसे 5 से काट देंगे तो मेरे पास 9/5 बचा, जो कि जिसे मैं 3/√5 लिख सकता हूँ। और 3/√5 डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट हटा रखा है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों जगह √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मेरे पास ये 3√5 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं वो आप देख सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में रूट हो तो सेम वैल्यू को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग कंसेप्ट है, सारी चीजें तो अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो नहीं समझ आएंगी अभी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता है तो चीजें समझ आएंगी। कहता है एक इन्वेस्टर ने 2 लाख रुपए शेयर्स में इन्वेस्ट करे। ठीक है, पहले शेयर की वैल्यू 18,000 रुपए से इंक्रीज करी, फिर 15% से डिक्रीज करी, और फिर 3% से डिक्रीज करी। तो हमें बताना है नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन दी शेयर्स, इन दी इन्वेस्टर शेयर्स। आप देखो यहाँ पे हमसे परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा है, फाइनल भी हमसे परसेंटेज में पूछा है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो इनिशियल वैल्यू जो है उसका कोई भी लेना देना इस क्वेश्चन से नहीं। क्या क्या चीजें हुई हैं, पहले 18% तो इंक्रीज हुआ है, फिर 15% डिक्रीज हुआ है, और फिर मेरे पास 3% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जब 3 चेंज होते हैं तो इफेक्टिव चेंज क्या होता है मेरे पास, इफेक्टिव चेंज ये होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय 10,000। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इफेक्टिव चेंज अगर 3 दे रखे हो। अब यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू ये 18 है, 15 है, 3 है, तो इसमें इफेक्टिव के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू 10%, 20%, 30%, तो मैं फ्रैक्शन वाला मेथड भी यूज कर सकता था, तो वो ज्यादा हैंडी रह जाता उस केस में। इसमें ये वाला मेथड ज्यादा हैंडी है, जब डिक्रीज हो तो उस वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं। तो मैं कहूंगा 18 माइनस 15 माइनस 3 प्लस A18 को कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे इसमें A को कॉमन ले लिया तो B प्लस सी बचेगा, माइनस 15 माइनस 3 बचेगा, फिर मेरे पास प्लस में माइनस 15 इंटू में माइनस 3 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे प्लस में मेरे पास है 18 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, ये तो देखो आपका 0 बन गया। अगर मैं इधर सोल्व करूंगा माइनस 18 इंटू 18 माइनस 324 आ गया, और यहाँ पे प्लस का 45 आ गया मेरे पास डिवाइडेड बाय 100, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। 18 इंटू 15 करेंगे तो 18 इंटू 5 90 होता है ना, तो 9 कैरी फॉरवर्ड, और ये आ गया मेरे पास 270 इंटू 3 करूंगा तो 810 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.081 यही आएगा। अब यहाँ पे आप सोल्व करो, हमसे पूछा है क्रैक टू 1 डेसिमल प्लेस, तो देख लेते हैं। देखो 45 इसमें अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 24, 21 और घटेगा तो माइनस का 279 बचेगा, और उसमें प्लस का 0.081 कर दूंगा तो ये लगभग 90 में से 9 में से 8 घटाया तो 1, तो माइनस का 2.71 बचेगा, तो माइनस का 2.7 मतलब 2.7 की कमी। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूले के हिसाब से करके दिखाया, जो कि मन मन में आप कुछ ही सेकंड्स में भी कर लेते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है। ठीक है,
तो ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है, आप दो दो के पेयर्स लेके भी कर सकते थे। जैसे 18 और 15 का अगर आप निकालोगे तो पहले 18 बढ़ा, दो का इफेक्टिव चेंज होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो आप 18 और 15 करते तो 18 15 माइनस का होता तो ये बचता 3 प्लस 18 इंटू 15 माइनस का ये मेरे पास आता 2.7 और यहाँ पे बचता 0.3 प्लस का। फिर इसका इफेक्टिव चेंज निकालते आप 3 के साथ, ये -3 है, ये पॉजिटिव का ये है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो मेरे पास बचता माइनस का 2.7 और यहाँ पे फिर प्लस में 3 -3 इंटू 3 माइनस का 0.3 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरा रिजल्ट आ जाता ओवरऑल। तो यहाँ पे भी देखते तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू बन गई, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक देखना है तो -0.27, यही मेरा आंसर आ जाता -2.7। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक आदमी 6 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकता है ठहरे हुए पानी में। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ पर्सन वो हम x मान लेते हैं, ये हो गए 6 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो यही स्पीड हो गई इसकी 6 किलोमीटर पर आवर। आगे कहता है ये सेम डिस्टेंस 45 मिनट्स में रो कर सकता है करंट के साथ, करंट मतलब पानी के बहाव के साथ। तो हम कहेंगे सर स्पीड कितनी हो गई करंट के साथ, करंट की स्पीड को अगर y मान लूं तो ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आ रहा है, यहाँ पे 6 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, यहाँ पे कम टाइम में 6 किलोमीटर कवर कर पा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली वो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे x प्लस वाई ये क्या हो गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई, या फिर करंट के साथ जो पर्सन की स्पीड बनेगी इफेक्टिव ये वो आ गई। ये किसके बराबर आ गई, 6 किलोमीटर जा रहा है 45 मिनट में, तो स्पीड निकालने के लिए 45 से डिवाइड कर दो, 45 मिनट आर में कन्वर्ट करेंगे तो बाई 60, और आप देखेंगे 3/4, 4 उधर, ये आ गया मेरे पास 3 से काटूंगा 2 इंटू 4 8। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं करंट की स्पीड निकाल सकता हूं। ये मेरे पास x है 6, तो y कितना आ गया मेरे पास 8 - 6, ये आ गया 2। हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा अगर उसे 16 किलोमीटर करंट के साथ जाना है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे 16 किलोमीटर आना है। अगर उसे करंट के साथ जाना है तो हमें पता उसकी स्पीड कितनी है, 8 है, तो 16 किलोमीटर 8 की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। अब वापस आएगा तो करंट या अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस है 16 और यहाँ पे पर्सन की स्पीड स्टिल वाटर में 6 है, करंट की स्पीड है 2, तो ये अपोज करेगा तो 6 - 2 इफेक्टिव स्पीड होगी। सोल्व कर लेंगे तो 2 और यहाँ पे मेरे पास 16/4, तो 4, ये आ गया 6 घंटे लगेंगे उसे 16 किलोमीटर जाने में करंट के साथ और करंट के खिलाफ वापस आने में। अगला सवाल मेरे पास कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर वेयर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 24 एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज 7। मेरे पास एक सेक्टर दे रखा है जिसका रेडियस हमें दे दिया 24, लेंथ ऑफ आर्क दे दी हमें 7, एरिया बता दो। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको 2023 के क्वेश्चंस में भी कराया क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। एरिया होता है हाफ इंटू में लेंथ ऑफ आर्क इंटू में रेडियस, ये याद रख लेना। तो हाफ इंटू में लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 7 और रेडियस मेरे पास कितना है 24, यहां से काटूंगा 12 इंटू 7 कितना होता है 80। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अच्छा सवाल था, काफी लोग फंसे थे लेकिन इसे डायरेक्ट तरीके से हम कर सकते हैं। अमन ने क्या करा, 1,92,208 रुपीज 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट तो उधार लिए, एक साल के बाद उसने इतने रुपए लौटा दिए टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। ठीक है, फिर अमन ने क्या करा, सेकेंड ईयर के अंत में सारा का सारा पैसा जो भी उसे लौटाना था वो लौटा दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हमें बताना है सेकेंड ईयर के अंत में उसने कितने लौटाए। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर उसने कितने पैसे उधार लिए थे 192,208। अगर ये सारे के सारे पैसे वो 2 साल के बाद लौटाता तो कितने रुपए से लौटाने पड़ते हैं। आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% का, 2 साल में कितना हो जाएगा 30%। 30% इंटरेस्ट लगा लेंगे, प्रिंसिपल को अगर 100% मान ले तो अमाउंट कितना हो जाएगा 130%, जिसे मैं लिख सकता हूं 1.3। अगर उसने बीच में कोई पैसा नहीं लौटाया होता तो उसे इतने पैसे लौटाने पड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि उसने बीच में भी कुछ पैसे लौटाए। उसने 1 साल के बाद कितने पैसे लौटा दिए, उसने इतने रुपए 1 साल के बाद लौटाए, तो 1 साल, अभी 1 साल के बाद उसे फाइनल पेमेंट करेंगे तो जो पैसा 1 साल पहले लौटा दिया उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कहेंगे सर उसने कितने लौटाए थे 20196, 1 साल पहले, 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा 15%, तो अमाउंट इसका 1 साल बाद की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.15, 15% बढ़ गया प्रिंसिपल में,
तो 115%, जिसे मैं 1.15 लिखता हूं। अब उसे कितने देने पड़ेंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, जो एक्चुअली में उसे 2 साल के बाद देने थे उसमें से वो घटा दो, जो पैसा वो दे चुका है 2 साल बाद की उसकी वैल्यू। ये हमारा क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है या नहीं है? मैंने कहा ये पैसे हैं प्रिंसिपल, ये 2 साल के बाद अगर मुझे देने होते तो इतने देने पड़ते, क्योंकि कुछ पैसा मैंने 1 साल के बाद दे दिया था, तो 1 साल पहले दे दिया तो 1 साल का ब्याज भी मिलेगा मुझे इस पे, वो मैंने लगा दिया। तो अब मेरे पास वो फाइनल वैल्यू बन गई जो मुझे 2 साल के बाद देनी है, बचा हुआ पैसा। अब इसे सोल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। देखो, हमें नहीं पता एग्जामिनर अप्रोक्सीमेट में आंसर दे रहा है एग्जैक्ट, वैसे अप्रोक्सीमेशन वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन हो सकता है अप्रोक्सीमेट में हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू में हो। तो बहुत तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, एग्जाम में नहीं कर पाओगे इतनी कैलकुलेशन। एक तरीका तो मेरे पास हो सकता है कि मैं अगर यूनिट डिजिट से ट्राई करूं कि यूनिट डिजिट से क्या पता मुझे आंसर मिल जाए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, हो सकता है जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कट जाए। तो सबसे पहला मेथड मेरे दिमाग में आएगा यूनिट डिजिट का। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है, बाकी टोटल 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट डिजिट्स हमें मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क है, अगर इन दोनों में आ गया तो मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो एक मेथड हो गया यूनिट डिजिट का, बस हमें यही चेक करना है यूनिट डिजिट से अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं बच रही तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आंसर जो होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू में होगा, तो फिर मैं डिजिटल सम भी लगा सकता हूं। अगर यूनिट डिजिट में मुझे पॉइंट के बाद क्या मिला, 0 वैल्यू मिली सोल्व करके, तो मैं इसके बाद आगे डिजिटल सम भी ट्राई कर सकता हूं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर मुझे लगा कि पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ पे अलग चल रहा है, ठीक है, तो ना मैं यूनिट डिजिट यूज कर सकता, ना मैं डिजिटल सम यूज कर सकता, फिर मुझे अप्रोक्सीमेशन मेथड का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू में सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं यूनिट डिजिट से करता हूं। अब देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, तो मैं कोशिश करूंगा लास्ट के 2 डिजिट निकालूं, यूनिट डिजिट भी और उसके बाद वाले भी, जिससे कि अगर मेरा उससे आंसर आ जाए तो डायरेक्टली काम बन जाए मेरा। लास्ट के 2 वैल्यू निकालने के लिए हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसकी 2 वैल्यू ले लो और इसकी 2 वैल्यू ले लो। 13 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू होती है मेरे पास 104, तो 0.4 ये आएगा क्योंकि पॉइंट भी है। लास्ट की 2 वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं इधर सॉल्व करूंगा, देखो लास्ट की 2 वैल्यू निकालने के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे एक तो 15 है और ये 96 है, लेकिन मेरा काम चलेगा क्योंकि देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 40 है। अगर मैं यहाँ पे खाली 2 वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास पॉइंट के बाद ही 2 वैल्यू आ रही है, तो मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए इस क्वेश्चन को अपने। मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2.3, और इसमें 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा 10098। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब मैं 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट के बाद एक सिंगल वैल्यू आएगी, तो आसान है मेरे लिए करना। अब इसके लिए भी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बता रखी है वैदिक मैथ्स के हिसाब से, तो आप डायरेक्टली 2 डिजिट निकाल सकते हैं, आपको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा 8 से, तो 3 8 जाएगा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब मैं इसको इधर से 16, यूनिट डिजिट ही चाहिए मुझे 6, 27, 6 और 7 13, 3 और 2 5, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 5.4। ठीक है, बस मैंने लास्ट 2 डिजिट चाहिए थी तो मैंने बस वही निकाली। इसके लिए मैंने वैदिक मैथ्स की ट्रिक यूज करी है, जो कि मैंने डिजिटल सम, जो आपको एक वीडियो बना रखी है कैलकुलेशन बूस्टर की 3.5 घंटे की, उसमें सारी चीजें समझा रखी है। अगर मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद 4 है, कट गया, पॉइंट के बाद 0, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बन गया कि एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा होगा। अब 0 में से अगर मैं 5 को हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक्चुअली में हमें पता है ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो इसे मैं 0 की जगह 10 मान सकता हूँ। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, तो जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। अगर चारों ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी ही मैच कर रहा है, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। क्लियर है सभी लोगों को अच्छे तरीके से? वरना आप डिजिटल सम भी ट्राई कर सकते थे। ठीक है, हो सकता था कि एक ही ऑप्शन आपका मैच करे डिजिटल सम में और आपको आंसर मिल जाए। अगर यूनिट डिजिट में मुझे दिक्कत आती है, लास्ट 2 डिजिट में ट्राई कर सकता था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए रेशियो भी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। सभी लोगों को आता है क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगला सवाल हमारे पास, पाइप क्यों एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है? पाइप आर 45 आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है। क्यों और आर को 6 घंटे के लिए ओपन किया गया, फिर एक पाइप डब्ल्यू को भी ओपन कर दिया, जो टैंक को खाली करने का काम करता है। अब तीनों पाइप साथ में चल रहे हैं 24 घंटे तक। इससे क्या हो गया, जो मेरा टैंक है वो आधा फिल हो गया अब तक। तो हमें बताना है
जो पाइप डब्ल्यू है अकेला टैंक को कितने टाइम में खाली कर सकता है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो जब भी हमें इस तरह का सवाल दे रखा हो तो जो भी टाइम दे रखा है वो एज इट इज लिख दो। हमें क्यू और आर का टाइम दे रखा है तो मैंने लिख दिया, और इससे हम निकाल देते हैं इन दोनों का टोटल वर्क, या फिर मैं कह सकता हूं कैपेसिटी ऑफ टैंक। वो क्या ले लेते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 60 और 45 का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, क्या ये 180 आएगा। क्यों, 60 घंटे में 180 कैपेसिटी वाला टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आप कहेंगे सर 3, और ये कितना भरेगा 180 डिवाइडेड बाय 45, ये भरेगा 4। कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों को कितनी होगी 7। क्वेश्चन में क्या आता है कि इन्होंने क्या करा, 6 घंटे तक इसे ओपन किया गया, तो 6 घंटे में ये कितना काम करेंगे, 7 × 6 काम करेंगे। उसके बाद एक पाइप डब्लू जो टैंक को खाली करने का काम करता है वो भी ओपन कर दिया गया, तो मैं कह सकता हूं अब काम कितना होगा 7, क्योंकि पाइप डब्लू खाली करने का काम कर रहा है, तो मैंने उसकी एफिशिएंसी को डब्लू मान के 7 में सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद ये 24 घंटे तक चला, और फिर हमारा जो टैंक है वो आधा फिल हो गया। आधा फिल मतलब 180 उसकी कैपेसिटी थी, तो कितना फिल हो गया, 90 तक फिल हो गया, तो ये 90 के बराबर मैंने क्विट कर दिया। यहां से हम W की एफिशिएंसी निकालेंगे और टोटल वर्क को या कैपेसिटी ऑफ टैंक को डिवाइड करेंगे W की एफिशिएंसी, तो मेरे को पता चल जाएगा कितने टाइम में W पूरे टैंक को खाली कर सकता है। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बन गया 42, 42 इधर घटाऊंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, 24 से काट दूंगा तो 2 आ जाएगी, और यहां पे अगर मैं सोल्व करूंगा तो 7 2 के बराबर, तो W का मान कितना आ गया 5। ध्यान रखना W खाली करने वाला है, इसलिए मैंने नेगेटिव यहां पे लगा दिया था। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव आया, वरना आप यहां पे इसे पॉजिटिव ही लेके चलते तो आपके पास यहां पे क्या था, W की वैल्यू आती -5। इससे आपको पता चलता कि ये नेगेटिव काम कर रहा है। अब हमारे टैंक की कैपेसिटी कितनी है 180, W क्या करता है 1 घंटे में 5 पानी निकालता है, तो पूरा टैंक कितने टाइम में खाली करेगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया मेरे पास 9, 36 आवर्स में W पूरा भरा हुआ टैंक खाली कर सकता है। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि 2005 से लेकर 2009 तक एक कंपनी में तो पूरा एक्सपेंस दिखा रखा है कि सैलरी में कितना गया, बोनस में कितना गया, इंटरेस्ट ऑफ लोन पे करने में कितना गया, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट में और टैक्सेस में कितना गया। हमसे क्या पूछा है, जो बोनस पे किया है कंपनी ने इस पीरियड के दौरान वो कितने % है जो टोटल पैसा खर्च किया गया है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे। तो बोनस तो ये है, सोल्व कर लेंगे। मैंने 2 डिजिट एडिशन याद करने की प्रैक्टिस करने को आप लोगों को कहा है, तो वैसे ही करेंगे। 25 + 50 75, 80 160 और 90 250, तो ये आया 50, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 10 18 21। ये कितना प्रतिशत है किसका, टोटल जो खर्चा हुआ है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे। अगर इसमें आप करेंगे 10 40, इसमें आपके ऊपर है 2 डिजिट, पहले या तो यहां से कर लो, वरना 3 डिजिट का है तो स्टार्टिंग वाला ये अलग सोल्व कर लो, 2 डिजिट वाला अलग कर लेना क्योंकि आगे छोटी वैल्यूज है। तो 5 और 8 13, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, 12 26 38 54 और 19 73, 730 इंटू 100% करेंगे तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट हटा देता हूं और यहां पे परसेंटेज लगा लेता हूं, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास। अब पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखेंगे यहां पे ऑप्शन बहुत ज्यादा दूरी पे है कंपेरेटिवली। अगर हम देखें, देखो 733 इंटू 3 करूंगा तो लगभग मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 2100 के आसपास। 2150 से तो 3, फिर मेरे पास क्या बच गया, लगभग 50 बच गया, 500 बनेगा। तो पॉइंट कितने टाइम्स जाएगा, इक्कीस सौ 2200 सॉरी, 3 टाइम करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2200 के आसपास आएगा। तो 3 टाइम्स पूरा नहीं जा रहा, 3 टाइम से थोड़ा सा कम जाएगा, और यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 2.93 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो यही करेक्ट होगा क्योंकि 2.39 तो बहुत छोटा है, अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास जा रहा है, तो 2.93 सीम्स करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक कंपनी की प्रोडक्शन में कांस्टेंट ग्रोथ है, तो 2018 2019 और 2020 की ग्रोथ दिखा रखी है, हमें बता दो 2020 की ग्रोथ क्या होगी, एक्स का मान बता दो। अगर आप देखेंगे ग्रोथ कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ मतलब परसेंटेज में जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट है। तो पहले 2018 में 9000 का हुआ, 2019 में क्या हुआ 1800 का, कितना इंक्रीज हो गया, आप कहेंगे सर 1800 का।
कितने पे? 9000 पे। 1800 9000 का कितना है? आप कहेंगे सर डिवाइडेड बाय 9000 इंटू 100%। वैसे तो आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए कि ये कितना आ रहा है, 2 जीरो कट जाएंगे, 90 से 1800 को काटूंगा तो 20%। ग्रोथ कितनी हो रही है? 20%। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 20% से बढ़ जाएगी। 108 का 20% निकालूंगा तो 108, या तो आप क्या कर लो, इसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। 10800 इंटू में 20% बढ़ गया तो 120%, तो 1.2, वरना आप इसका 20% निकालो और उसे इसमें ऐड कर दो। दोनों तरीके से किया जा सकता है। और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 0, 12 8 जा 96, 9 कैरी फॉरवर्ड और ये आ गया 12, 12960। ठीक। दूसरा तरीका भी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है तो हम कहेंगे ये सारी चीजें क्या होगी, मेरे पास 9000 है, इसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर के से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 10800, और सेम कांस्टेंट मल्टीप्लायर के से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी x। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस बन गया? ये कॉमन रेशियो हो गया, ये मेरी सीक्वेंस बन गई जीपी की। और जीपी में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो मैं कहता हूं कि यार बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए सी के बराबर होता है। इसका मतलब मेरे पास अगर सी का मान निकालना है तो मैं कह सकता हूं ये बी स्क्वायर 10800 इंटू में 10800 डिवाइडेड बाय ए, दैट इज 9000। मैं इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकता था। अगर आप सोल्व करेंगे तो बात वही है, कैलकुलेशन वही निकल के आएगी। 1 जीरो से कट गई, 9 से काटूंगा तो मेरे पास ये 12 आ गया, 1080 में 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12960, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इस तरीके से भी देखा जा सकता है जीपी बना के। कई बार मुश्किल वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे 20 सिंपल वैल्यू थी 20%, कई बार 17 2/3% या ऐसा कुछ गरीब सा वैल्यू आ जाए तो उस केस में ये मेथड ज्यादा हैंडी रह जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे पास, स्कूटर्स दे रखे हैं कंपनी ए, बी, सी एंड डी के द्वारा जो बनाए गए हैं इन थाउजेंड। मतलब अगर ये 360 लिखा है तो इसके बाद 3 जीरो और लगा दो, इतने स्कूटर्स बनाए होंगे। इसमें 2012, 2013, 2014, 2015 ये सारा डेटा दे रखा है। हमसे पूछा है यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर जो कंपनी डी में प्रोड्यूस करे हैं इन 4 इयर्स के अंदर, वो कितने % ज्यादा है जो कंबाइंड एवरेज आएगा बाकी सारी कंपनीज का स्कूटर्स के प्रोडक्शन का इन ईयर्स के अंदर। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इन सब का जब मैं एवरेज निकालूंगा या कंपनी डी का अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो मेरे पास 4 वैल्यू जाएंगी, कंपनी डी के चारों ईयर्स का सम डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया एवरेज। जब मैं इन सारी कंपनीज का निकालूंगा तो आप कहेंगे सर कंपनी ए का सम प्लस कंपनी बी का सम प्लस कंपनी सी का सम, चारों ईयर्स का एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय, क्योंकि 4 या 12 हो गए केसेस तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है ये हमें बतानी है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि एक तरीके से आपको सारा एडिशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कंपनी डी का अगर मुझे निकालना है और इनटू में आपको पता है जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है थाउजेंड्स में है तो यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई। ऑल दोस्त का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये दोनों जगह क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, फिर भी और यहाँ पे भी अगर आप काटना चाहो, ये 4 है ये 12 है तो मेरे पास ये 3 रह जाएगा। और अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इस 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। पहले तो डी का अगर मुझे सम करना है तो यहाँ पे 20 और 80 100 और ये हो गया मेरे पास 250, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया और यहाँ पे 7 16 26 और 42, ये आ गया 4250। अब इन सब का सम करना है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपके ऊपर है, पहले इन 4 का फिर 4 फिर 4 या फिर सारा 12 का 12 का एक साथ ही सम करके चलो। तो मैं 12 का 12 का एक साथ ही करने की कोशिश करता हूँ, 2 डिजिट एडिशन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, वैसे तो लास्ट में 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे पास 6 4 14 18 20 32 45 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अभी तो वैल्यू ये आ रही है, आई डोंट नो कि सही थोड़ी करी कैलकुलेशन, अगर कहीं मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लेना उसे। डिवाइडेड बाय 3, 0 से 0 एलिमिनेट होगा, 3 से काटूंगा तो 3 1 4 आएगा। ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है इससे ये बताना था। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 111 ज्यादा हो गई
किससे 314 से, परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100%। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक ऑप्शन देखो 52 है, 27, 44, 35 बहुत दूरी में है। अगर मेरे पास देखो यहाँ पे 1110 करूंगा तो 3 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जा नहीं पाएगा, पहली वैल्यू तो 3 आएगी। फर्स्ट वैल्यू अगर मैं सोल्व करता हूँ 3 आ रही है तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है, बाकी सारे तो करेक्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी बच सकती है इस तरीके से। कहता है कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है 20% डिस्काउंट के बाद, तो मार्क्ड प्राइस बता दो। मार्क्ड प्राइस को अगर 100% मान लूं, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया है 80%। 80% का मान इतना है तो आप कहेंगे सर 1792 डिवाइडेड बाई 80 कर दूंगा तो 1% का मान, और 100% एमआरपी माना तो इंटू 100। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। यहाँ से आप काटेंगे, 8 से काट दो डायरेक्टली, 0 से 0 गया, 8 से काटूंगा तो 2 जा 16, 2 जा और 4 जा तो 2240। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये हो सकता था 20% को आप लिखेंगे 1/5। आप कहेंगे सर 4 5 में 1 का डिस्काउंट देते तो 4 का मान कितना हो गया 1792, आप 5 का मान बता दो, वो आपका क्या हो जाएगा एमआरपी। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, बताना है सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आएगी। इसे हम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 इक्वेशन है, 1 वेरिएबल है, तो थीटा का मान कुछ भी रखो, उधर 4 ऑप्शन में चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 30, 45 या 60 किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं, वरना बेसिक से करना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये रूट में सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, तो मेरे पास रूट में सेक a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर -1 बचेगा। ऊपर सोल्व करूंगा तो सेक थीटा +1, रूट में सेक थीटा +1, तो बचेगा सेक थीटा +1 ही, सिंप्लीफाई हो गया। प्लस यहाँ पे सेक थीटा -1 सेक थीटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट बाहर आ जाएगा, तो सेक माइनस यही बचा। आप देखेंगे 1 से 1 कट गया, 2 सेक बचा मेरे पास, और यहाँ पे सेक स्क्वायर -1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो ये बचेगा 10। आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सेक थीटा क्या होता है 1/cos, और tan थीटा क्या होता है sin/cos, तो ये कट गया मेरे पास, 2/sin थीटा बचा मेरे पास। 2/sin थीटा को 2/sin थीटा लग से तो रखा, लेकिन 2 कोसेक थीटा है, 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अगला सवाल हमारे पास sin a इंटू साइन बी का मान बताना है, यहाँ पे अगेन दे रखा है। आप यहाँ पे भी वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, ए और बी का अपनी मर्जी से मान के ट्राई कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। अदरवाइज अगर आपको हायर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पता है तो आप इजीली कर लेंगे। कौन सा ऐसा है, देखो साइन और साइन का रिलेशन है, साइन ए माइनस साइन बी, ये होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। तो इस तरीके से कोस और साइन का कॉम्बिनेशन मिलता है। कोस और कोस में करता हूं तो मुझे साइन की फॉर्म में रिलेशन मिलता है, कोस और कोस में साइन की फॉर्म में रिलेशन मिलता है, साइन और साइन में हमारे पास साइन और कोस मिक्सचर की फॉर्म में रिलेशन मिलता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो होने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं। ये इन दोनों में ट्राई करते हैं, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं, कोस ए प्लस कोस बी मेरे पास वैल्यू होती है माइनस कोस ए माइनस कोस बी, सॉरी ये होता है -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कोस ए माइनस कोस। तो वही फॉर्मूला अगर हम यहां पे लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो 1/2 इंटू में ब्रैकेट में आएगा 2, कोस की जगह बन गया साइन, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। इन दोनों का सम करूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो b से b कट गया, 2a डिवाइडेड बाई 2 साइन है, और इन दोनों का अगर डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2b डिवाइडेड बाई 2 तो साइन b ये बचेगा। अगर मैं देखूं तो माइनस साइन है साइन b बच रहा है, हमें ये तो माइनस साइन है साइन b के बराबर, हमें साइन है साइन b चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, तो यही आंसर आना चाहिए। इसमें अगर आप सेम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो मेरे पास 1/2, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा कोस ए माइनस 2 कोस ए माइनस बी, या फिर आप इसे ना ऊपर वाला तो हमने सोल्व करा ही है, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, माइनस बाहर कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास यही वाला रिजल्ट बन जाएगा, कोस ए माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसे सोल्व करके, यहाँ पे नेगेटिव में था, इस वाले में क्या आएगा, यही आंसर पॉजिटिव में आएगा।
तो ये पॉजिटिव में साइन है, साइन भी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी। चले आगे। अगला सवाल, एक सेलर ने 19 कुकीज 95 रुपीज की सेल करी इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg बाय चीटिंग अ कस्टमर। हमें बताना है सेलर का गेन क्या होगा अगर उसने कुकीज को 76 रुपीज में परचेज किया था। अब ध्यान से देखो, एक जो उसने जायज तरीके से प्रॉफिट कमाया वो तो क्या है कि 76 में उसे कुकीज पड़ी और उसने 95 की बेच दी, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 19 रुपीज का। तो ये तो जायज प्रॉफिट हो गया उसका। अब दूसरा, उसने 20 कुकीज की जगह कितनी दी? 19 कुकीज, तो एक कुकी बचा ली। एक कुकी का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी इसका प्रॉफिट है। आप कहेंगे सर 76 रुपीज में उसने कितनी खरीदी थी? उसने 20 कुकीज खरीदी, तो एक कुकी कितने की पड़ी होगी उसे? 76/20। तो ये एक कुकी का प्राइस है और एक कुकी उसने कम दिया, तो जो ये कुकी का प्राइस है ये भी उसका प्रॉफिट की तरह ही काम करेगा। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 19 प्लस 2 से काट दूंगा तो मेरे पास 38 और 3.8, यही आ गया। तो ये आ गया 22.8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक पैरेललोग्राम है, mn को हमने आगे बढ़ाया क्यों तक कुछ इस तरीके से mn बराबर हो जाए n क्यों के। मैं मान लेता हूं ये m है, ये n है, ये o है और ये p। mn को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, क्यों पॉइंट तक कुछ इस तरीके से कि ये वाली दूरी mn बराबर हो गया n क्यों के। और आपको पता अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड इसके बराबर भी है। अगर मैं PQ को मिलाता हूं तो ये ON को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। हमें बताना है R किस रेशियो में डिवाइड करेगा ON को। काफी बच्चों को तो क्वेश्चन करते करते ही समझ में आ गया होगा, यार सर ये फिगर देख के लग रहा है कि तो 1:1 में स्प्लिट कर रहा है, बट फिर भी बेसिक से देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये हुआ, देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमारे पास देखो दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा क्योंकि तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180। अब मैं ध्यान से देखता हूं अगर, तो ये वाली साइड किसके बराबर है? ये वाली साइड के बराबर है ना। ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, तो मेरे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एएस से। अगर मैं बात करूं QNR और यहाँ पे POR, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल साइड एंगल। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। हमें OR और RN बताना है, तो OR और RN ये तो बराबर हो गए, NR बराबर हो गया OR के। तो मेरे पास RN किस रेशियो में डिवाइड किया? इसे। तो आप कहेंगे सर ये अगर x है तो ये भी x ही होगा, तो 1:1 में इन्होंने स्प्लिट किया R ने ON को। अगला सवाल, 3a प्लस 2b मुझे 27 दे रखा है, 27a³ प्लस 8b³ इसके बराबर दे रखा है, तो 2ab का मान मुझे बताना है कि क्या होगा। अब देखो, अगर मैं इसे मान लू x और इसे मान लू मैं y, तो x प्लस y, और ये क्या है मेरे पास? ये है x³ और ये y³। हमें दिख रहा है यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन रही है। मेरे पास रिलेशनशिप क्या होती है? x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई। और यही आइडेंटिटी हम यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि क्या a और b का मान क्या है, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या मान आएगा? इन दोनों का होल क्यूब अगर मैं करूं तो इसका होल क्यूब करा तो 27 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ये किसके बराबर? x³ प्लस y³।
इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ये तो दे रखा है मुझे 1458 के बराबर, प्लस 3xy, x ये है, y इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, और ये बचेगा मेरे पास स्मॉल a भी, x प्लस वाई तो ये है ही, तो ये है 27। सोल्व करके मुझे किसका मान बताना है, 2ab का मान बताना है। तो क्या आएगा, आप देखो यहाँ पे 27 है ना, ये 27 यहाँ पे भी है, तो हो सकता है कट रहा हूं, 27 से काट के देखता हूँ, 5 जा 135, 108, 4 जा कट रहा है। अब मुझे यहाँ पे 2ab को अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 अलग कर लेता हूँ, तो 3 इंटू 3 9, 9 से ये भी कट रहा है, 27 का स्क्वायर भी कटेगा, तो 3 9, ये 6 आ गया, और यहाँ पे इसे अगर 27 का स्क्वायर है काटूंगा तो 27 इंटू में मेरे पास 3 बचेगा, 27 को 9 से काट दिया, तो ये हो गया 81, ये -6 हो गया, और इधर बचेगा 2ab, कितना आ गया 70। दिस इज माय आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही हिट एंड ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं कि ए बी का मान सोचने लग जाते हैं क्या आएगा। अब आप देखो यहाँ पे 2ab 75 के बराबर है, तो ए और ना ए इंटीजर ना हो सकता है, ए और बी में कोई भी इंटीजर ना हो, या एक ही इंटीजर हो डिनोमिनेटर में, क्योंकि ए या बी में से अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालो कि शायद किसी के डिनोमिनेटर में 2 आए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। तो बेसिक फॉर्मूला पता हो तो डायरेक्टली आप कर पाते हैं। इसे सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बताना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। या तो आप देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स और वाई का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, 4 ऑप्शन में जो सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर, वरना बेसिक से सोल्व करोगे तो ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 3y का होल स्क्वायर है, ये -2 इंटू 2x इंटू 3y, ये हमें दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख लो, या फिर 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, और ये कट जाएगा ऊपर से, तो 3y माइनस 2x, यही आंसर है। अब जिस बच्चे को कंफ्यूजन है सर 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर क्यों लिखा, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, ये लिख दो। अब क्या आएगा मेरे पास, डिनोमिनेटर में क्या है 3y माइनस 2x। आप देखेंगे इसे अगर मुझे 3y माइनस 2x बनाना है तो मैं इसमें प्लस कर देता हूं, पेन चेंज करता हूं जिससे समझ आए, इसे प्लस कर दिया, इसे माइनस साइन चेंज करें तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा। आप कहेंगे सर अब इससे ये कट गया, माइनस बाहर है, इधर माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन 3y माइनस 2x, ये है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है छोटी छोटी चीजों में। अगला सवाल मेरे पास कहता है वॉल्यूम बता दो एक कोन की जिसका रेडियस मेरे पास 3 है और स्लांट हाइट 3√2 है। तो वॉल्यूम क्या होती है कोन की, ये होती है π/3 r²h। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, हाइट का मान चाहिए। हाइट कैसे निकलेगी, आप कहेंगे सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। अगर आपको ये दिख रहा है ये 90 डिग्री है, ये मेरे पास 3 है, ये 3√2 है, तो रेशियो निकालूंगा तो 1:√2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली साइड क्या होगी, ये 1 रेशियो होगी, 1:1, पाइथागोरस ट्रिपलेट से √2 बनाएंगे, ठीक है, तो 1:3 के बराबर, तो ये 3 आ गया। वरना पूरा सोल्व कर लो, 3√2 का होल स्क्वायर करेंगे 18, -9 तो बचेगा 9, उसका रूट निकालूंगा तो 3, बात एक ही है। तो π/3 इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 3, 3 से 3 कट गया तो 9π बचा, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, कैसे करेंगे, देखो 9 है, प्लस माइनस सेपरेटर की तरह यूज होते हैं, तो प्लस माइनस को अलग कर लो। तो मेरे पास 9 -30 माइनस का 21 बचा, फिर प्लस, अब पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 7 - 2 5, 29 में 5 घटाया तो 24, और अब डिवीजन पहले परफॉर्म होगा तो डिवाइडेड बाय 8, तो ये आया प्लस का 3 तो माइनस का 18 बचेगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक 9 डिजिट का नंबर है, ये डिविजिबल है 36 से, तो हमें नेगेटिव वैल्यू बता दो, व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y गिवन x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे रखा है, अगर कोई वैल्यू रूट में है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो इन्होंने फालतू में नेगेटिव वैल्यू करके नेगेटिव को जोड़ा, इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से वो फ्रेम कर सकते थे। वो कह सकते थे कि सर मेरे पास जो है ना x² बराबर है, सॉरी x की जगह ले लो z² बराबर है 2x प्लस y के, और उस केस में कह सकते थे कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ z बता दो फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y।
तो उस केस में पॉसिबल होता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे z की वैल्यू निकालता तो मैं कहता ये प्लस माइनस रूट में 2x प्लस वाई आएगा, ठीक है। अगर इन्होंने पहले ही लिख दिया रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती अगर हम रियल वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। तो ये रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, वरना क्वेश्चन ही हमारा गलत बन जाएगा। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही मिस्टेक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बाकी इस क्वेश्चन को मैं फिर भी जो एसएससी चाहता है उस हिसाब से करा देता हूं, लेकिन एक्चुअली में जो आंसर आना चाहिए नेगेटिव वैल्यू वाला पार्ट इन्हें हटाना चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर देना चाहिए था। सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। देखो ये वाला नंबर अगर 36 से डिविजिबल है तो 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अगर 4 से कटेगा तो लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कटनी चाहिए, तो y और 6 4 से कटना चाहिए। 4 की टेबल में यूनिट डिजिट पे 6 कब आता है? आप कहेंगे सर 16 पे आता है ना। तो y का मिनिमम मान 1 हो सकता है, फिर 36 पाएगा, फिर 56, फिर 76 और फिर 96, दो दो के गैप में चलता है 10th प्लेस पे। 4 के केस में अगर यूनिट डिजिट मैच कर जाए हमारा, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y क्या होगी? आप कहेंगे सर y की लार्जेस्ट वैल्यू होगी 9। अगर y को यहाँ पे 9 रख दिया, अब मेरे पास ये पूरा कटना चाहिए 9 से, तो डिजिटल सम लगाएंगे। जहां जहां 9 होता है वो तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं आप, वरना सम ऑफ डिजिट सब सारी डिजिट्स का सम कर लो। 5 + 7 12, जहां 9 हो तो इग्नोर ही कर दो। 20 25 31, ये 9 इग्नोर कर दिया। 37 प्लस x मेरा किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। अब फिर से डिजिटल सम लगा दो। 3 + 7 10, प्लस x 9 से कटना चाहिए, तो मेरे पास 1 + 0 1, 1 + x 9 से कटना चाहिए, तो x का मान क्या आएगा? आप कहेंगे सर 8 आएगा। तो x मिल गया, y मिल गया, सोल्व कर लो। हमें क्या बताना है? रूट 2x + y, तो 2 इंटू में 9 प्लस 2 इंटू में 8 प्लस 9, यह आएगा रूट में 25 और आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पे 5। तो यहाँ पे नेगेटिव में जबरदस्ती इन्होंने घुसाया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। 5 मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, लास्ट सवाल हमारा, एना एंड बेन के पास कुछ मार्बल्स हैं। मैं मान लेता हूं एना के पास A मार्बल्स है और बेन के पास B मार्बल्स है। आगे कहता है एना ने एक मार्बल दे दिया बेन को, तो बेन के पास क्या हो गया? एक ज्यादा हो गया किससे? अब एना के पास क्या हो गया? एक कम हो गया, ठीक है। टोटल मार्बल्स बराबर ही है। अब हमारे पास कहता है कि दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गए, पहला केस। चलो आगे कहता है हमें अब बेन अगर एक मार्बल एना को दे दे, तो एना के पास इनिशियली जो मार्बल्स थे मैंने मान लिया ए थे, तो अब A1 हो गए और बेन के पास एक मार्बल क्या हो गया? कम हो गया। तो सी विल एंड अप विथ 3 times द मार्बल्स दैट बेन हैज। अब एना के पास जो मार्बल्स है वो 3 गुना है जो बेन के पास है, तो 3 गुना हो गए बेन के पास जो मार्बल्स है। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इनिशियली उनके पास कितने थे, ठीक है। A + B का मान हमें बताना है कि क्या होगा। अब आप ये बताओ, देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सिंपली सोल्व करके आंसर बता सकते हैं। आप कहेंगे सर ये -1 को इधर ले जाऊं तो एना के मार्बल्स कितने हो गए? बेन प्लस, ये हो गया B + 2, B + 2 + 1, B + 3 है इधर, और यहाँ पे 3B - 3 है, तो ये 6 बनेगा और इधर 2B बनेगा। तो B का मान कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। अगर B 3 हो गया तो A कितना हो गया? 5 हो गया। अगर इन दोनों का सम पूछा है तो कितना हो गया? 8 हो गया। चले, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये हमारा Tier 1 का SSC CGL का लेवल रहा इस साल, और काफी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। इस बार भी हमने देखा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 144 के आसपास जा रही है, जहां 1,70,000 के आसपास या 50,000 के आसपास बच्चे लिए जा सकते हैं। जबकि अगले साल, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी थी, अगले साल इतनी वैकेंसीज तो नहीं आएंगी, तो हो सकता है कि 10,000 के आसपास वैकेंसी जाए, तो आपको स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा। 2023 की कट ऑफ देखें तो 150 मार्क्स गई थी, और उसी तरीके का अगर पेपर का लेवल चला या इस बार जो ऐसा पेपर आया वैसे ही पेपर का लेवल रहा, और 10,000 अगर वैकेंसी आती है, से 1 लाख एस्पिरेंट Tier 1 को क्वालिफाई करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपको कट ऑफ टारगेट करके चलनी पड़ेगी वो 150 प्लस एटलीस्ट करके चलनी पड़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी से। तो अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है, और थोड़े अच्छे तरीके के क्वेश्चंस भी सोल्व कीजिए। अगर आप
प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको टेस्ट देने हैं तो आरबी की वेबसाइट पे लाइव टेस्ट अवेलेबल होते हैं। अभी टीयर 2 के चल रहे हैं, जब टीयर 2 हो जाएगा तो टीयर 1 के फिर से हम लाइव टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, जो हर वीकेंड पे आप लोग ले आया करेंगे, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोगों से ही हेल्प विदा लूंगा। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए अगर आप ऑफिसर बैच से जुड़ना चाहें, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, जिनसे आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से हम पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं कि कम से कम टाइम में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। हर क्लास के सभी क्वेश्चंस को आपको क्विज फॉर्मेट में भी देते हैं, जिससे कि एज अ क्विज आप दे पाएं। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए तो टेस्ट अलग से अवेलेबल रहते हैं, तो उससे आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। खाली मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो मैथ्स के लिए द्रोणाचार्य बैच अवेलेबल है। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।